सुनैना को पेड़ पौधों और पक्षियों से बातें करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वो अपने गांव के पीछे वाले बगीचे में नीम के पेड़ से बातें करके वापस आ रही थी तो उसकी सहेली मोना मिल गई, जो उसके कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी। अरे सुनैना, तू कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी। कल मेरा बर्थडे है, तुझे आना है। हाँ, कल सभी लड़कियां लहंगा पहनकर आ रही हैं, क्योंकि हमने एक लोक संगीत का प्रोग्राम रखा है। तू भी लहंगा ही पहनकर आना, सब मिलकर डांस करेंगे। मोना, मैं नहीं आ पाऊंगी। तुझे पता है ना, हम बहुत गरीब हैं। मैंने तो आज तक कभी नए कपड़े भी नहीं पहने। नहीं सुनैना, जो भी हो तुझे आना होगा। तेरे बिना प्रोग्राम में मजा नहीं आएगा। मीरा कोठी में खाना बनाने जाने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन सुनैना का फूला हुआ मुंह देखकर नए लहंगे के लिए जिद लेकर बैठ गई। मैं अकेले किसी तरह कोठियों में काम करके खर्च चलाती हूँ, किसी तरह तुझे कॉलेज भेज पा रही हूँ। तेरे बाबू बीमार पड़े हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। मैं काम पे जाऊंगी तब देखूंगी, रास्ते में कोई सस्ता सा लहंगा हुआ तो खरीद लूंगी। माँ, सचमुच तू लहंगा दिलवा देगी? हाँ, पहले आंसू पोंछ ले। सुनैना अपने माँ के जाने के बाद बगीचे में जाकर उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। रोते रोते उसकी हिचकियाँ बंध गईं। वो जब भी उदास होती तो बगीचे में उसी नीम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती, उसके साथ ढेरों बातें करती। तभी पेड़ से आवाज आई, क्यों रो रही हो बेटी? वह आवाज सुनकर चौंक गई और बोली, कौन हो तुम? तुम्हें क्या? मेरा मन रोने का है इसलिए मैं रो रही हूँ। क्या मैं अपने दुख में रो भी नहीं सकती? रोने से कुछ नहीं होगा। तुम बताओ कि समस्या क्या है, शायद मैं उसे दूर कर सकूं। तुम कैसे मेरी समस्या का समाधान कर पाओगे? तुम तो हिल भी नहीं सकते। मगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। क्यों? तुम हमेशा मेरे और हमारे आसपास वाले पशु पक्षियों का ध्यान रखती हो, वरना कुछ लोग तो सिर्फ हमारी लकड़ियाँ और फल फूल तोड़ने ही आते हैं। सुनैना उस पेड़ को अपनी उदासी का कारण बताकर, ओ अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय बाय सुनैना। सुनैना घर पहुँच गई। तभी उसे लगा कि दरवाजे पर कोई आहट हुई है। उसने दरवाजा खोला तो देखा 2 पैकेट रखे थे। ये क्या है? खोलकर देखूं तो सही। पैकेट खोला तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर 2 लहंगे रखे थे। लगता है माँ ही जल्दी में रखकर चली गई। कहा तो एक लहंगा नहीं दिलवा पा रही थी, अब 2 लहंगे। जब माँ आई तो उसने अपने लहंगे दिखाए और कहा, माँ तुमने कितने सुंदर लहंगे खरीद लिए। मैंने तो नहीं रखा। ओ माँ, कोई बात नहीं, चलो लहंगे तो बहुत ही अच्छे हैं, यही पहनकर मोना के बर्थडे में जाऊंगी। ठीक है, लेकिन आए कहाँ से? कहीं से भी आए हो, मैं अभी जा रही हूँ तैयार होने। सुनैना ने जैसे ही लहंगा पहना, उसके साथ की सैंडल, चूड़ियाँ और ज्वेलरी, यहाँ तक कि मोना को देने के लिए बहुत सुंदर सा एक पर्स, सब उसके पैकेट में आ गया। सुनैना आज सज संवर कर मोना के बर्थडे में पहुँच गई। अरे सुनैना, तू आ गई? कितना सुंदर लहंगा तो था तेरे पास, फिर क्यों इतने नखरे दिखा रही थी? और इतना बड़ा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? माँ ने दिया है। उसकी सारी सहेलियों में सिर्फ सुनैना का लहंगा ही सुंदर था और उसकी सुंदरता देखकर सब हैरान थे। जब संगीत का प्रोग्राम हुआ तो उसके डांस में पता नहीं क्या जादू था कि पार्टी में आए सभी लड़कियों, मोना, उसके मम्मी पापा, घर के सभी नौकर चाकर, सभी लोग नृत्य करने लगे। यहाँ तक कि नृत्य करते करते पसीने से तरबतर हो गए। सुनैना अभी भी नृत्य किए जा रही थी। अचानक म्यूजिक अपने आप रुक गया। तब उसकी चेतना लौटी। उसने देखा कि सभी लोग उसकी तरफ आश्चर्य से देख रहे हैं। वाह सुनैना, तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत सुंदर डांस करती हो। मुझे तो डांस करना ही नहीं आता, मैंने कैसे इतना अच्छा डांस कर लिया? जरूर इसी लहंगे का जादू है। चलो लड़कियों, केक काटने का समय आ गया, आ जाओ सब लोग। सुनैना सबसे पीछे खड़ी थी। चलो बेटा, तुम सबसे पीछे क्यों खड़ी हो? आओ मोना के साथ केक कटवाओ। सुनैना आगे गई। सारे मेहमानों की नजर उसी पर थी। इतना सम्मान तो उसे आज से पहले कभी नहीं मिला था। सुनैना अपने घर पर आई तो वह बहुत खुश थी। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो गांव के पीछे वाले बगीचे के नीम के पेड़ के पास गई और कहा, ओह, मैं समझ गई थी कि वो लहंगे तुम्ही ने दिए हैं मुझे, तुम बहुत अच्छे हो। सुनैना, वो दोनों जादुई लहंगे हैं। एक लहंगे से तुम अपने लिए जो मांगोगे वो मिलेगा, दूसरे लहंगे से दूसरों पर उपकार करने के लिए जो मांगोगे वो मिलेगा। दिन भर में एक बार ही कोई इच्छा पूरी हो सकती है, पर कभी किसी का नुकसान करने के लिए कुछ मत सोचना। ओह, तब तो बहुत अच्छा है। बाय बाय सुनैना। सुनैना जल्दी जल्दी घर आई और झट से अपना लहंगा पहन लिया। प्यारे जादुई लहंगे, मुझे एक बड़ा सा घर जिसमें जरूरत का सारा सामान हो और उसके पीछे बहुत खूबसूरत बगीचा हो, दे दो। इतना कहते ही उसका घर हवेली में बदल गया और घर के पीछे एक खूबसूरत सा बगीचा भी था, जहाँ ढेरों रंग बिरंगे पशु पक्षी चहचहाने लगे। उसकी माँ के आते ही
ओ माँ, ये देखो हमारे पास कितना बड़ा घर हो गया है और एक बहुत खूबसूरत बगीचा भी है हमारे पास। चल बगीचे में चलते हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इतनी बड़ी हवेली, इतना सामान और इतना खूबसूरत बगीचा। माँ, मैंने जो लहंगा पहना है ना, वो जादुई है। मैं बगीचे में जिस पेड़ के नीचे बैठती हूँ ना, उसी ने दिया है। अच्छा, ये तो चमत्कार हो गया। इस लहंगे से पूरे दिन में एक बार कुछ भी मांगा जा सकता है। दोनों उस दिन बहुत खुश थे। सुनैना अपने बगीचे में जाकर पशु पक्षियों, पेड़ पौधों की देखभाल करने लगी। वो सारे पंछियों को दाना चुगाती और पानी पिलाती। मेरे बापू को बिल्कुल ठीक कर दो। इतना कहते ही उसके बापू बिस्तर से उठ गए। सब बहुत खुश थे। एक दिन सुनैना बगीचे में गई तो उसने देखा कि नीम के पेड़ को कुछ लोग काट रहे थे। वो भाग कर गई और पेड़ से लिपट गई। आप लोग इस पेड़ को नहीं काट सकते। ये लड़की, हट यहाँ से, वरना तेरे गर्दन भी इन्हीं कुल्हाड़ियों से काट देंगे। सुनैना वहाँ से हट गई और भागते भागते घर आई। झट से अपना लहंगा पहना और कहा, उस पेड़ को बचा लो और मेरे बगीचे में लगा दो, वरना वो लोग उसको काट देंगे और उसकी लकड़ियाँ बेच देंगे। तभी उसे कुछ आवाज आई। वो भागकर अपने बगीचे में गई तो देखा वो पेड़ उसके बगीचे में खड़ा था और वो पेड़ काटने वाले पेड़ की सबसे ऊपर की टहनी पर अपनी कुल्हाड़ियाँ लिए लटके हुए चिल्ला रहे थे। अरे बचाओ, बचाओ हमें, कोई तो हमें बचाओ। अब तब तक तुम वहीं रहोगे जब तक तुम लोगों के होश ठिकाने नहीं आ जाते। अरे बेटी, हमें माफ कर दो। अब कुछ नहीं हो सकता। अचानक सब पेड़ पर से भरभराकर नीचे गिर पड़े। किसी का सिर फूटा, किसी की टांगों में चोट लग गई और किसी की कमर लचक गई। इतनी ऊंचाई से गिरकर वो लोग होशो हवास खो बैठे थे। जब होश में आए तो सिर पर पैर रखकर भाग गए। तुम ठीक हो ना? जिसके पास तुम्हारी जैसी दोस्त हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। सुनैना घर चली गई। सुनैना अपने जादुई लहंगे और पेड़ को अपने बगीचे में पाकर बहुत खुश थी। एक गांव में कल्लू नाम का एक नाई रहता था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि वह बाल बहुत अच्छे काटता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता थे। उनका खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। वे अपनी दुकान सुबह ही खोल देता और देर रात तक काम करता रहता था। जितनी मेहनत करता उस हिसाब से कमाई नहीं थी और खर्चे पूरे थे। कल्लू का एक दोस्त गुल्लू, जो कि शहर में रहता था, वह बहुत लालची था। शहर में वह किसी नाई की दुकान में काम करता था, लेकिन जब उसके मालिक ने एक दिन उसे चोरी करते हुए देख लिया तो मार पीट कर भगा दिया। एक दिन कल्लू अपनी दुकान पर काम में व्यस्त था कि तभी उसकी नजर गुल्लू पर पड़ी। वह शहर से आ रहा था। गुल्लू उसके पास आया और बोला, क्या कल्लू, तुम अपनी दुकान पर वहीं अटके हो? शहर में लोग कितना सामान रखते हैं ग्राहकों को लुभाने के लिए। कल्लू ने कहा, हाँ भैया, मैं भी ढेर सारे पैसे कमाने का कोई उपाय ढूंढ रहा हूँ, पर इतनी कमाई ही नहीं होती। तब गुल्लू बोला, मेरे पास एक तरकीब है। कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपनी दुकान किराए पर दे दो। जब तुम्हारी दुकान चल निकलेगी तब वापस ले लेना। कल्लू ने कहा, मैं सोच कर बताऊंगा। रात को जब कल्लू घर आया तब उसने इस बारे में अपने पिता से बात की, पर उसके पिता ने साफ मना कर दिया। दूसरे दिन जब वह अपनी दुकान पर पहुंचा तो गुल्लू पहले से ही वहां मौजूद था। उसको देखते ही भागा हुआ आया। कल्लू ने कहा, क्या बात है, आज नींद नहीं आई क्या? तब वह बोला, जल्दी बताओ कल्लू, आज तो मैं किराए के एडवांस पैसे भी लाया था। कल्लू बोला, नहीं भाई, तुम चाहो तो मेरी दुकान पर रहकर मेरे साथ ही काम कर सकते हो। जो मेरे ग्राहक हैं तुम उनके बाल ही काट सकते हो। गुल्लू झट से तैयार हो गया। जैसे ही दुकान खुली उसने झट बाल काटने वाली कैंची अपने हाथों में पकड़ ली। कल्लू बोला, अरे भाई रुक जाओ, तुम्हें बाल काटना आता है? गुल्लू बोला, भाई मेरे पास एक मशीन है, चाहे जैसा भी बाल कटा हो ये मशीन लगाकर सेट कर दो तो पता ही नहीं चलेगा। कल्लू ने देखा उसके पास वाकई एक बिजली की मशीन थी। जैसे ही एक लड़का बाल कटवाने आया, गुल्लू कैंची लेकर हाजिर हो गया और बोला, बताओ भैया, किस कट के बाल कटवाने हैं? उसने कहा, जैसे तुम्हें ठीक लगे काट दो। गुल्लू ने उसके बाल काटे और मशीन लगाकर सेट कर दिए। लड़का बड़ा खुश हुआ। वाह, मेरा चेहरा तो हीरो जैसा हो गया। उसने गुल्लू को 10 की जगह 12 रुपए पकड़ाए और गुनगुनाते हुए निकल गया। जब एक सफेद बालों वाला आदमी आया तो गुल्लू बोला, आपके बाल तो बिल्कुल बुड्ढों जैसे हैं, इनको रंग कर काले कर देता हूँ।
आप जवान लगने लगेंगे। वे व्यक्ति पहले थोड़ा झिझक रहा था, पर गुल्लू के बार बार कहने पर राजी हो गया। उनके बाहर जाते ही कल्लू की दुकान पर तो लाइन ही लग गई। झुंड के झुंड लोग आने लगे। तब कल्लू ने कहा, ऐसा करते हैं कि मैं बाल काटता हूँ, तुम अपनी मशीन लगाकर सेट कर दो और जिसको रंग लगाना है उसे रंग भी लगा दो। शाम होते होते उनके पास काफी कमाई हो गई। कल्लू और गुल्लू बड़े खुश थे। इतने पैसों को देखकर गुल्लू को लालच आ गया। 4 दिन के बाद ही उसने कल्लू की दुकान की दूसरी ओर ही एक कुर्सी मेज रख लिया और वहां जाकर बैठ गया। जब कल्लू ने उसे देखा तो वह समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। कल्लू के अधिकांश ग्राहक गुल्लू की तरफ मशीन और रंग लगवाने के लालच में पहुंच गए। उस दिन कल्लू की कमाई ना के बराबर हुई। गुल्लू को बाल काटना तो आता नहीं था, जैसा तैसा काट कर उसको मशीन से सेट कर देता और ज्यादा पैसे कमाने के लिए रंग भी घटिया और सस्ता सा लेकर आ गया था। दूसरे दिन जब कल्लू अपनी दुकान पर पहुंचा तो देखा कि गुल्लू की मेज कुर्सी दोनों टूटी फूटी एक और पड़ी थी और वे उदास होकर एक और बैठा था। कल्लू ने पूछा, क्या हुआ भाई? तब तक एक लड़का आया और बोला, उनसे क्या पूछ रहे हो, मैं बताता हूँ। इनसे बाल कटवा कर जब लोग नहाने गए तो सारे बाल बेतरतीब कटे हुए थे और इन्होंने पैसे भी ज्यादा लिए थे। जिन लोगों ने बाल रंगवाए, धोने के बाद वो भी छूट गया। सबने मिलकर इनकी पिटाई की है, इसलिए उदास बैठे हैं। कल्लू ने सोचा, चलो गुल्लू को उसके लालच के लिए सबक मिल गया, अब तो वे सुधर ही गया होगा। कल्लू ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और अपनी दुकान पर ले आया। उसको पानी पिलाया और बोला, देखो गुल्लू, जो हो गया उसे भूल जाओ, मेरी दुकान पर काम करो, हम तुम मिलकर अच्छी कमाई कर सकते हैं, ये तो तुम देख ही चुके हो। गुल्लू फूट फूट कर रोया और बोला, सचमुच मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। मैंने सोचा था सारा पैसा मेरा हो जाएगा और तुम्हारी दुकान पर कोई नहीं जाएगा, लेकिन मैं भूल गया था कि हर काम को करने के लिए ईमानदारी और तरीका आना सबसे जरूरी है। मुझे बहुत बड़ा सबक मिल गया है, भाई मुझे माफ कर दो। कल्लू ने गुल्लू को गले लगा लिया। दूसरे दिन वे शहर जाकर अच्छा और महंगा सा रंग लेकर आया और कल्लू से बोला, भाई मुझे बाल काटना सिखा दो, मुझे सबक मिल गया है। कल्लू ने मुस्कुराकर हामी भर दी। घमंडी चाट वाला। एक हिरपुर नाम का शहर था। उस शहर में चाट की दुकानें तो बहुत थी, लेकिन सोनू की चाट की दुकान की बात ही कुछ और थी। पूरे शहर में सोनू चाट वाला का नाम बहुत प्रसिद्ध था। उस शहर में ऐसा कोई भी नहीं था जो सोनू चाट वाले के बारे में ना सुना हो। ऐसे ही वो प्रसिद्ध चाट वाला नहीं बना था, उसने बहुत मेहनत की थी, तब जाकर अब वो इतनी प्रसिद्ध हुआ है। हर रोज उसकी चाट की दुकान पर भीड़ भाड़ ही रहा करती थी। कई लोग तो सिर्फ पापड़ी के दीवाने थे। उन्हें सोनू की पापड़ी बहुत पसंद था। कोई भी नया व्यक्ति आता था तो उसे सोनू चाट वाले के यहाँ चाट खाने को कहा करते थे। सोनू अपने तरक्की से बहुत खुश रहता था। उसका पूरा घर उसके चाट की दुकान के कारण ही चलता था। सोनू के घर में वो और उसके माता पिता रहते थे। एक दिन सोनू के घर उसका ममेरा भाई टुन्नू आया। टुन्नू ने कहा, भाई आप तो पूरे शहर में बहुत प्रसिद्ध हैं। कल मैं भी आपके साथ दुकान पर चलूंगा, कहीं मैं भी आपसे कुछ सीख जाऊं। सोनू ने कहा, हाँ क्यों नहीं टुन्नू, चल तू भी दुकान पर चल, मेरी भी मदद हो जाएगी। फिर अगले दिन टुन्नू सोनू के दुकान पर आ गया। टुन्नू सोनू की मदद कर दिया करता था। कुछ ही दिनों तक लगातार दुकान पर जाने के बाद टुन्नू ने भी बहुत कुछ सीख लिया था। वो बोला, भैया अब तो मैं भी बहुत कुछ सीख लिया हूँ, आप अपने ही दुकान पर मुझे काम पर रख लीजिए, मैं यहीं काम कर दिया करूँगा, बदले में आप मुझे कुछ पैसे भी दे दीजिएगा। और वैसे भी आपकी तो आमदनी भी अच्छी खासी हो जाती है, तो मुझे काम पर रख लेने से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अरे टुन्नू,
कैसी बात करते हो? बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे दुकान पर काम करोगे। टुन्नू अब हर रोज सोनू के साथ दुकान पर जाया करता था और मन लगाकर काम किया करता था। एक दिन की बात है, टुन्नू काम करता करता सोनू से बोला, भैया ग्राहक तो बहुत बढ़ जाते हैं, हमें कुछ और टेबल कुर्सी लगा लेनी चाहिए। हाँ टुन्नू, तुम सही कह रहे हो, मैं कल ही कुछ नया टेबल कुर्सी लगवाता हूँ। कल होते ही सोनू ने नए टेबल कुर्सी लगवा लिया। अब सोनू चाट वाले की दुकान पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। देखो टुन्नू, दुकान अब कितना सुंदर लगने लगा है। सोच रहा हूँ और भी महंगे और अच्छे अच्छे चीज अपने दुकान में लगवा देता हूँ। फिर टुन्नू ने कहा, ठीक है भैया, आपको जो अच्छा लगे। सोनू ने यही किया। उसने अपनी दुकान में सभी महंगे चीजें लगवा ली और अपनी दुकान सुंदर बनवा ली। अपने दुकान में इतने बदलाव करने के बाद सोनू के अंदर घमंड आ गया था। सोनू सबको डांटता रहता था। अगर किसी भी सामान को नुकसान पहुंचा जाता था तो सोनू बहुत गुस्सा हो जाता था। एक दिन सोनू के दुकान पर कुछ ग्राहक आए। उनके साथ उनके बच्चे भी थे। बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने कुर्सी गिरा दी। अरे, दिखता नहीं है क्या? कितनी महंगा चीज है ये। इतनी सुंदर दुकान में आने से पहले अपने बच्चों को समझा कर लाना चाहिए। कहीं भी तोड़फोड़ करते हैं। ग्राहक बहुत गुस्से में आ गए और तुरंत बच्चों के साथ वहां से बिना कुछ खाए ही निकल गए। भैया, आप ग्राहकों को ऐसे कैसे डांट सकते हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे क्या हो गया? एक ही तो ग्राहक गया है। वैसे भी एक ग्राहक के चले जाने से मेरे दुकान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना, अभी थोड़ी ही देर बाद मेरे दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। ऐसे ही करके सोनू का घमंड और बढ़ता चला गया। अब वो किसी को भी कुछ भी बोल दिया करता था। टुन्नू भी सोनू की हरकतों से परेशान होकर काम छोड़कर चला गया और अब ग्राहक भी बहुत कम ही आ रहे थे। पूरे शहर में बातें होने लगी कि सोनू चाट वाला कितना घमंडी व्यक्ति है। उसके दुकान पर कोई नहीं जाएगा। अब शायद ही कोई सोनू की दुकान पर जाया करता था। सोनू अपने घमंड के कारण अपनी इतनी प्रसिद्ध दुकान गवा बैठा। सिर्फ उसकी घमंड के वजह से आज सोनू प्रसिद्ध चाट वाला से घमंडी चाट वाले के नाम से जाना जाने लगा। इससे हमें ये सीख मिलता है कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है।